अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। 4 एक्सटर्नल और 3 इंटरनल फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस रेट को अफेक्ट करती है। वो चार एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं: लाइट इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और वाटर कंटेंट। लाइट इंटेंसिटी के बढ़ने से फोटोसिंथेसिस रेट नो डाउट बढ़ती है, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट लाइट इंटेंसिटी के वजह से फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ेगी, इसके बाद वो स्टेबलाइज हो जाती है। लाइट इंटेंसिटी और कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन में एक मेल देखा गया है कि लाइट इंटेंसिटी तब तक बढ़ती है जब तक एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन 0.02% तक ना हो जाए। यानी अगर एयर में 0.02% तक कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेटेड हो जाए तो लाइट इंटेंसिटी चाहे जितना भी हो उसमें फोटोसिंथेसिस रेट एक स्टेबलाइज्ड पॉइंट तक आकर रुक जाती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पाते हैं कि लाइट इंटेंसिटी की वजह से ये फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन 0.02% में आकर रुका, यहाँ फोटोसिंथेसिस रेट स्टेबलाइज्ड हो जाती है और फिर वो नहीं बढ़ती। लेकिन अगर हम 0.02% से कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन 0.05% तक बढ़ा देते हैं तो फिर से फोटोसिंथेसिस रेट देखिए बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही 0.05% कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन होगा तो वो फिर से फोटोसिंथेसिस रेट स्टेबलाइज हो जाएगी। यानी लाइट इंटेंसिटी की वजह से जहां पर बढ़ रहा था फोटोसिंथेसिस, ये बढ़ता जाएगा जब तक कि कार्बन डाइऑक्साइड 0.02% कंसंट्रेटेड ना हो जाए। जैसे ही कंसंट्रेटेड हो जाएगा 0.02%, फोटोसिंथेसिस स्टेबलाइज हो जाएगी। और अगर हम 0.02 से 0.05% तक अगर इंक्रीज करें कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को तो फोटोसिंथेसिस फिर से बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही 0.05% कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन पहुंचेगा फिर से फोटोसिंथेसिस रेट स्टेबलाइज्ड हो जाती है। तो इस तरह से लाइट इंटेंसिटी और कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। 2 फैक्टर्स के बाद थर्ड फैक्टर आ जाता है आपका फोटोसिंथेसिस में। जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ाने से फोटोसिंथेसिस भी बढ़ता है, लेकिन 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ये मैक्सिमम रीच करने के बाद फोटोसिंथेसिस रेट जो है वो स्टेबलाइज्ड हो जाती है। और अगर फोटोसिंथेसिस को हम बढ़ाना चाहें तो नहीं बढ़ेगी। 35 डिग्री टेम्परेचर के बाद अगर आप 36, 37, 38, 39 इस तरह से अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो फोटोसिंथेसिस का जो भी रेट रहा होगा वो घटता जाएगा। यानी 35 डिग्री तक वो राइज किया फोटोसिंथेसिस रेट, लेकिन 35 डिग्री टेम्परेचर के बाद जैसे ही आप 36 से होते हुए 39 तक पहुंचते हैं फोटोसिंथेसिस रेट घट जाता है, फॉल कर जाता है। और 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंचते ही फोटोसिंथेसिस पूरी तरह से स्टॉप हो जाती है, क्योंकि 40 डिग्री टेम्परेचर में जितने भी एंजाइम्स हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं और इस तरह से विदाउट एंजाइम फोटोसिंथेसिस जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। यहाँ पर कुछ जानने की बात एक और है कि 35 डिग्री टेम्परेचर पहुंचने के पहले अगर जितना भी उसका टेम्परेचर रहा होगा, सपोज अगर मान लेते हैं कि अगर उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहा होगा एटमॉस्फेयर का, और वो अगर 20 डिग्री से 10 डिग्री राइज करके 30 डिग्री तक पहुंचा है, तो 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने से जितना फोटोसिंथेसिस रेट इनिशियल होता है उससे वो डबल हो जाता है। तो एक एग्जांपल के तौर पे अगर ऐसे समझे कि एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर अगर अभी 20 डिग्री सेल्सियस है और फोटोसिंथेसिस रेट अगर अभी x% है, तो 10 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए, 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में, तो जो फोटोसिंथेसिस रेट x% था वो बढ़ के 2x% हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगी। इस तरह से 10 डिग्री टेम्परेचर राइज के वजह से फोटोसिंथेसिस रेट डबल हो जाती है। लेकिन ये कब तक होगा? जब तक 35 डिग्री ना रीच कर जाए, क्योंकि 35 डिग्री रीच करते ही ये मैक्सिमम सूटेबल टेम्परेचर है जहां पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस रेट पॉसिबल है। इसके बाद फोटोसिंथेसिस रेट डिक्लाइन करती है और 39 डिग्री तक और 40 डिग्री आते आते स्टॉप हो जाती है, जहां एंजाइम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फोर्थ जो फैक्टर है फोटोसिंथेसिस का एक्सटर्नल फैक्टर वो है वाटर कंटेंट।
क्योंकि वाटर जो है वो रूट से सप्लाई होती है, जाइलम उसे लाकर ग्रीन पार्ट्स तक देता है, स्पेशली द लीव्स, जहां पर स्टोमाटा जो है वो उसे गार्ड सेल्स जो हैं स्टोमाटा के, वो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन अगर ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाए, जैसा कि डे टाइम में होता है, अगर ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाता है तो इसके वजह से लॉस ऑफ वाटर जो है वो ज़्यादा होने लगता है, और लॉस ऑफ वाटर अगर ज़्यादा होने लगे तो ऐसे कंडीशन में ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करने के लिए स्टोमाटा क्लोज हो जाती है। और अगर स्टोमाटा क्लोज हो जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीफ तक डिफ्यूज होने का जो रास्ता है वो है स्टोमाटा। बिकॉज स्टोमाटा जब ओपन रहती है तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज करके पत्तों के अंदर लाती है, जिसके वजह से फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होता है। अब अगर स्टोमाटा ही बंद हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनटेक बंद हो जाएगा, जिसके वजह से फोटोसिंथेसिस रेट जो है वो कम हो जाएगी। जानने की बात यह है कि टोटल जितना भी वाटर प्लांट एब्जॉर्ब करती है और अपर एरियल पार्ट्स तक वाटर पहुंचता है, उसका सिर्फ 2% ही वो यूटिलाइज करती है, और उस 2% में से 1% ही सिर्फ वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करती है। यानी 1% इज यूटिलाइज फॉर फोटोसिंथेसिस, 1% फॉर अदर टाइप ऑफ एक्टिविटीज इन द बॉडी, एंड द 98% जो है वो ट्रांसपिरेशन में होने लगता है। तो अगर यहां पर 98% से थोड़ा भी इंक्रीज करे तो ऐसे में स्टोमाटा क्या होगी, वो अपने आप को क्लोज कर लेगी, जैसे कि ट्रांसपिरेशन रेट को वो रोक सके, और ऐसा करने से ही फोटोसिंथेसिस अफेक्टेड हो जाता है। तो इस तरह से 4 एक्सटर्नल फैक्टर्स हुए। अब हम लोग इंटरनल फैक्टर्स पढ़ेंगे। 3 इंटरनल फैक्टर्स हैं, एक है आपका क्लोरोफिल, दूसरा है प्रोटोप्लाज्म, और तीसरा है स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ। क्लोरोफिल जो है वो पर्टिकुलरली फोटोन्स जो हैं लाइट एनर्जी के, उसको एब्जॉर्ब करके एक्टिवेटेड होता है, जिसके वजह से फोटोसिंथेसिस इनिशिएट होती है, शुरू होती है। तो अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो, यानी न्यूट्रिशन अगर ठीक से पेड़ को ना मिले, तो ऐसे में क्लोरोफिल जो है वो ज़्यादा नहीं बन पाता, और जो क्लोरोफिल होते हैं वो डिसइंटीग्रेट करके मर जाते हैं। तो नए क्लोरोफिल अगर ना बने तो लॉस ऑफ क्लोरोफिल के वजह से जो फोटोसिंथेसिस रेट है वो ड्रॉप कर जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि सोलर एनर्जी ज़्यादा ट्रैप नहीं हो पाता, जिससे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। दूसरा जो इंटरनल फैक्टर है वो है प्रोटोप्लाज्म। अगर प्रोटोप्लाज्म डिहाइड्रेट हो जाए, डिहाइड्रेट का माने होता है कि अगर उनमें पानी की कमी हो जाए, प्रोटोप्लाज्म में वाटर जो है वो मेन पार्ट रोल प्ले करता है उसे एक मीडियम बनाए रखने में। अगर वाटर ही ना रहे, वो सूख जाए, डिहाइड्रेट हो जाए, तो ऐसे में प्रोटोप्लाज्म डाई आउट हो सकता है, और इससे में फोटोसिंथेसिस रेट जो है वो घट जाएगी। यानी प्रोटोप्लाज्म का डिहाइड्रेट हो जाना भी एक फोटोसिंथेसिस को कम यानी रिड्यूस करने में ये करती है, जिसके वजह से फोटोसिंथेसिस रेट जो है वो ड्रॉप कर जाएगी। स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ, यानी लीफ जितना चौड़ा होगा, ये अडेप्टेशन में भी बताया गया था कि लीफ जितना चौड़ा होगा, जितना सरफेस ज़्यादा होगा, उसमें उतना डॉर्सल सरफेस में क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा पाए जाने की वजह से फोटोन्स या लाइट एनर्जी को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएंगे, तो जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ता है। पर अगर स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ जो है वो अपने आप को अगर रोल कर ले, फोल्ड कर ले, जैसा कि ओलियंडर पाइन में देखने को मिलता है, नीरियम पेड़ में देखने को मिलता है, तो ऐसे में फोटोसिंथेसिस रेट कम हो जाएगी, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगा। क्यूटिकल जो है वो एक लेयर है जो पेड़ पत्तों के ऊपर में पाया जाता है, नीचे की तरफ पाया जाता है। पत्तों में ये जो क्यूटिकल लेयर है ये ट्रांसपेरेंट और वाटर प्रूफ है, जो लाइट एनर्जी को अलाउ करती है लीफ में प्रवेश करने के लिए। पर अगर क्यूटिकल का लेयर अगर थिक हो जाए, ज़्यादा मोटा हो जाए, तो ऐसे में लाइट एनर्जी जो है वो पत्तों तक ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाती, जिसके वजह से भी फोटोसिंथेसिस रेट घट जाता है। तो स्टोमाटा जो है, स्टोमाटा का डिस्ट्रीब्यूशन भी इफेक्ट करता है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के ऊपर। अभी भी बोला गया, ब्रॉड होगा तो ज़्यादा स्टोमाटा, अगर पत्ता जो है नैरो है या फोल्डेड है तो कम स्टोमाटा, जिससे फोटोसिंथेसिस रेट अफेक्टेड होता है। अब हम लोग फोटोसिंथेसिस के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो पढ़ेंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स आपके क्लास 10 के बेसिस में फोटोसिंथेसिस से एक जरूर आता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जितने भी तरह के एक्सपेरिमेंट्स है, इसमें जो पहला स्टेप है वो स्टेप है डी स्टार्च करना, यानी स्टार्च को पत्तों से रिमूव कर देना, ग्रीन पार्ट से उसे हटा देना।
ऐसा करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं, बस 24 टू 48 आवर्स तक आप पेड़ को किसी डार्क प्लेस में रख दीजिए, जिससे उसके अंदर का जो भी स्टार्च बना हुआ स्टोर है वो प्लांट यूज कर लेगा, और इससे वो प्लांट जो है वो डिस्टार्च हो जाएगी, उसके पत्तों में स्टार्च जो है वो खत्म हो जाएगा। और फिर आप नए तरह से जो भी एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे वहाँ स्टार्च नया जो बनेगा उससे आप एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करेंगे। तो डी स्टार्चिंग का माने ही हो जा रहा है पत्तों से स्टार्च को रिमूव करना, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, 24 टू 48 आवर्स आपको जस्ट पेड़ को, पॉटेड प्लांट जो भी आपका है उसे आपको एक डार्क प्लेस में रखना है, जैसे कि वो स्टार्च खत्म हो जाए पेड़ से। पहला जो एक्सपेरिमेंट है आपका, तो डी स्टार्चिंग आपको सबके लिए करना है। पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो है स्टार्च टेस्ट, ये पहला ही एक्सपेरिमेंट है आपका। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको एक लिविंग प्लांट से एक पत्ता तोड़ना होगा, और उस पत्ते को आपको बॉइलिंग वाटर में डालना है, ठीक है। और 1 मिनट के लिए आप बॉइलिंग वाटर में डाल दीजिए, तो उसके जो सेल्स होते हैं वो सेल्स उसके डाई आउट हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। इसके बाद आप पत्ते को मिथाइलेटेड स्पिरिट में, पानी के वाटर बाथ में आप उसको क्या करिए, बॉयल करिए। कुछ इस तरह से फिगर दिया हुआ है, देखिए समझिए कि आप यहाँ पर एक बीकर लिए हैं, बीकर में पानी को बॉईल कर रहे हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मिथाइलेटेड स्पिरिट लिया है आपने, और उस मिथाइलेटेड स्पिरिट के अंदर पत्ते को रखकर आप बॉयल वाटर में बॉईल कर रहे हैं। जैसे कि डायरेक्ट अगर करेंगे तो ये पत्ता पूरा बॉइलिंग वाटर में मर जाएगा, पूरी तरह से ही डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। इसीलिए हम लोग उसको मिथाइलेटेड स्पिरिट में बॉईल करते हैं। ऐसा करने से उसके अंदर का जो सेल्स है वो मर जाएगा। और फिर आप क्या करेंगे, आप मिथाइलेटेड स्पिरिट के अंदर डाल रखें, जिसके वजह से उसके क्लोरोफिल जो है वो पूरी तरह से उसके निकल जाएंगे, और ये पत्ता जो है वो सूख जाएगा, हार्ड और ब्रिटल हो जाएगा। इसे आप हाथ से ना निकालें, इसे फोर्सेप्स से धीरे से इसके अंदर से निकालें, और निकाल के वापस फिर इसे हॉट बॉयल वाटर में डाल दें। इसे हॉट वाटर में डालते ही ये पत्ता जो अब मिथाइलेटेड स्पिरिट के अंदर से क्लोरोफिल रिमूव हो जाने से, सेल मर जाने से ये हार्ड हो गया था, ब्रिटल हो गया था, जरा सा भी अगर इसको जोर से चीपेंगे तो ये पत्ता क्रम्बल कर जाएगा, नहीं तो आप उसको निकाल कर जब बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे तो ये पत्ता वापस सॉफ्ट हो जाता है। अब ये पत्ते को जब हार्ड वाटर को बॉइलिंग वाटर में डालकर आपने उसको सॉफ्ट कर लिया है, तब इसे आप एक डिश में या कोई एक पोर्सलिन कोई वेसल में आप उसको डाल दीजिए, स्प्रेड आउट कर दीजिए, और स्प्रेड आउट करके उसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डालिए। आयोडीन सोल्यूशन डालते ही आप देखेंगे कि उसमें ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा। ये ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट कर रहा है कि उसमें स्टार्च बना था। ये स्टार्च को टेस्ट करने का सबसे अच्छा प्रोसीड्योर है। तो क्या किया आपने, सबसे पहले बॉइलिंग वाटर लिया, टेस्ट ट्यूब में मिथाइलेटेड स्पिरिट लिया, और उसके अंदर पत्ते को डाल दिया। लिविंग पत्ता होना चाहिए, आपने डाल दिया, यानी ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस हो रहा हो, ऐसा कंडीशन में आप पत्ते को निकाले थे तो स्टार्च जमा ही होगा। इसके बाद वो बॉईल करिए। ऐसा करने से उसके सेल्स मर जाएंगे, क्लोरोफिल रिमूव हो जाएगा। पत्ते को फिर निकाल कर वापस बॉइल्ड वाटर में उसे हॉट वाटर में उसको डालकर उसको सॉफ्ट कर लीजिए। फिर उसे एक किसी डिश में या किसी वेसल में आप उसे स्प्रेड करके उस पर आयोडीन डालिए। अगर स्टार्च बना है तो ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा। ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट करता है कि स्टार्च उसमें था। ये स्टार्च का टेस्ट है, तो आयोडीन टेस्ट कहते हैं इसको। दूसरा एक्सपेरिमेंट एक है जहां पर आप प्लांट में जो है वो क्लोरोफिल के वजह से फोटोसिंथेसिस हो पाता है, दैट इज टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके लिए क्या करना होगा, एक वेरीगेटेड लीव्स लेना होगा। वेरीगेटेड लीव्स जैसे कोलियस का, इसके पहले वीडियोस में मैंने कोलियस लीफ का एक इमेज भेजा था, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो एक ऐसा लीफ जिसमें ग्रीन कलर के अलावा भी कोई और कलर का उसमें पाया जाए, ऐसा पत्ता आप लेना है आपको। तो कोलियस लीफ लेकर सबसे पहले तो आपको जो बोला गया कि डी स्टार्च करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट हो फोटोसिंथेसिस का पहले आपको डी स्टार्च करना पड़ता है। तो 24 टू 48 आवर्स आप उसे डार्क प्लेस में रख दीजिए और डी स्टार्च कर लीजिए। इसके बाद फिर उस पूरे पॉटेड प्लांट को आप लेकर आइए और सनलाइट में उसे रख दीजिए, जैसे कि नए सिरे से इसमें स्टार्च बनने लगे। जब कुछ घंटा बीत जाए और सनलाइट के वजह से फोटोसिंथेसिस हो चुका हो तो स्टार्च अवश्य उसमें बन गया होगा।
आप उसे कुछ घंटे के बाद उसमें से एक पत्ता प्लग कर लीजिए और उस पत्ते को प्लग करके एक पेपर में आउटलाइन में उस पत्ते को बना लीजिए। जो भी ग्रीन पार्ट था उसको मार्क कर लीजिए, जो नॉन ग्रीन पार्ट था उसे मार्क कर लीजिए। ये आपको बताएगा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में, अभी जब एक्सपेरिमेंट को आप प्रोसीड करेंगे तो आपका किस तरह से कलर चेंज हुआ। जब आप मार्क कर लिए पत्ते में ग्रीन और नॉन ग्रीन पार्ट को अपना आउटलाइन से ड्रॉ कर लिया, अब आप पत्ते को लीजिए, पत्ते को लेकर आप उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालिए। आयोडीन सॉल्यूशन डालते ही आप देखेंगे कि जो ग्रीन पार्ट था वो ब्लू ब्लैक कलर उसमें शो करने लगेगा और जो नॉन ग्रीन पार्ट था वो ब्राउन हो जाएगा। तो इससे ये प्रूव हो जा रहा है जो ग्रीन पार्ट था जिसमें क्लोरोफिल था उसने फोटोसिंथेसिस किया, जिसके वजह से उसमें स्टार्च बना होगा और इसी स्टार्च के आयोडीन डालते ही उसमें ब्लू ब्लैक कलर वो शो करने लगा। तो दिस प्रूव्स दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस।